बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। विदाउट वेस्ट टाइम हम काम पे लग जाते हैं। देखें, सेकंड ईयर के अंदर क्वेश्चंस की वैरायटी है। एक बात जहन में रखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये बात अलल ऐलान बता चुका हूँ कि आपके पेपर के 3 हिस्से होंगे, जिसमें सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे 20, बी सेक्शन में से टेक्स्ट बुक में से चीज़ें आएंगी जो कि 40 मार्क्स की होंगी। सबसे डेंजरस जो होगा वो सेक्शन सी होगा, जिसका कोई सिलेबस नहीं है। सेक्शन सी का जो पहला सवाल होगा वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालना होगा। आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसमें से आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालना होगी। 6 गलतियां आपको दी जाएंगी। वो पैराग्राफ पूरा होगा और उस पूरे पैराग्राफ में से गलतियां जो है वो निकाली जाएंगी। आज मैं आपको उसी सवाल को अटेम्प्ट करने के हवाले से इब्तदा करवा रहा हूँ। तो कुछ रूल्स हैं जो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो काम पे लग जाते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये इस टॉपिक का नाम है। अच्छा, ये टॉपिक है क्या? लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस यू पीपल दिस टॉपिक। दरअसल जब एक सेंटेंस हमें दिया जाता है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हमें नहीं पता होता कि इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगना है। जाहिर है, देखो, इसको मैं सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अली इज स्टडीइंग, तो अली के साथ मैंने इज क्यों लगाया? क्योंकि अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो मैंने इज लगा दिया। तो मैंने कहा जनाब अली का इज के साथ अग्रीमेंट बन रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि अली आर स्टडीइंग, बिकॉज अली का आर के साथ अग्रीमेंट ही नहीं बनता। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। हम इसको डीपली जाके पढ़ेंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना अली इज स्टडीइंग था। इट इज समथिंग मोर देन दिस सेंटेंस। फाइन, you will realize when we people will be studying। ये पहला पॉइंट देखें, पहला रूल देखें। रूल नंबर 1 ये कहता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्कर्ड विथ कलेक्टिव नाउन्स एज सब्जेक्ट। क्या? कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग्स। The choice between grammatical and notional concord is most governed by usage। एक चीज मैं आपको बताऊं, रूल से इतनी पढ़ने से इतनी समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को। जब उनको एग्जांपल्स दी जाती हैं तो उनको फिर समझ आना शुरू होती है। सही। और फिर आपको वो रूल भी समझ आ जाता है, आपस की बात है। अब देखिए 1.1 जो इस इन 2 लाइंस के ऊपर बेस करता हुआ रूल है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो प्लूरल हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल है। पीपल का तो चलो हमें पता है कि पीपल आर होता है, लेकिन हमें से बहुत से कम स्टूडेंट्स को ऐसा पता होगा कि पुलिस भी आर होती है, पुलिस भी इज नहीं होती। इसी तरह कैटल आर, पोल्ट्री आर, वर्मिन आर। वर्मिन एक समझ लें कि माउस टाइप एक एनिमल होता है। अच्छा देखिए, द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द मर्डरर। सही। अब पुलिस आर सर्चिंग हमने लिखा हुआ है इसकी बजाय। ठीक। क्यों लिखा है? क्योंकि पुलिस कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल होते हैं। लेकिन एक चीज मैं और आपको बता दूं, तमाम कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल नहीं होते। कुछ प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं, और सबसे डेंजरस बात कि कुछ दोनों होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब पेपर में क्या होगा? पेपर में फॉर एग्जांपल वो आपको एक पूरा पैराग्राफ देगा, उसमें कहीं ये सेंटेंस भी आ रहा होगा या इस तरह का कोई और। तो वहां वो क्या करेगा? वो यहाँ पे जनाब आली इस आर को इज कर देगा। द पुलिस इज सर्चिंग। अब आपको उसने ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई होंगी कि जनाब इस पैराग्राफ में कोई 6 गलतियां हैं, वो 6 गलतियां निकाल दीजिए और 6 नंबर ले जाइए। तो आपने अगर इन रूल्स को पढ़ा हुआ होगा तब ही आप इन के ऊपर वर्क करके गलतियां निकाल करके 6 नंबर लेके आ सकेंगे। सही। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा सेंटेंस देखें। इनफैक्ट, डोमेस्टिक कैटल प्रोवाइड अस विथ मिल्क बीफ। अब ये देखें, इसमें प्रोवाइड जो है
इसलिए लगा, प्रोवाइड्स इसलिए नहीं लगा है कि ये कैटल प्लूरल है, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। ठीक, थोड़ा सा होल्ड करना होगा आपको। आई विल बी बैक, थोड़ा सा होल्ड करें। तो अभी देखें, ये तो चलो हो गया डोमेस्टिक कैटल वाला और ये सारा। ये देखिए तीसरी एग्जांपल, पोल्ट्री आर लेस एक्सपेंसिव। बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा कि यहाँ आर आना है इंस्टेड ऑफ इज। वी हैव डन विद फर्स्ट रूल, वी हैव डन। नाउ वी शैल मूव ऑन एंड लेट्स एक्सपीरियंस 1.2 रूल। नाउ ऊपर हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल होते हैं। अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से हैं, क्योंकि ये याद रखने की बात है, ये याद रखने की बात है। यानी ये हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि यार ये जो नाउन्स थे ये सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं, और ये नाउन्स जो है वो प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं। इट इज समथिंग मोर रेलेवेंट टू योर मेमोरी इंस्टेड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सही है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा ये देखें, कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर, ये क्या है जी? फॉलेज है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ज्वेलरी है, मर्चेंडाइज है। मर्चेंडाइज का वर्ड ये इसमें भी आया था, ये जो हमने पढ़ा था ना आपका प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उसके अंदर। अब मशीनरी का प्लूरल मशीनरीज नहीं होता, ये याद रखना है आपने। मशीनरीज कहीं नहीं लिख सकते, अगर लिखा हुआ होगा तो वो गलत होगा। सेकेंडली, यहाँ इज लगना है। ऑल द मशीनरी in that country is made in China. Jewelry is no longer a mark of wealth. Is no longer. Jewelries नहीं होता, ज्वेलरी ही होता है, मशीनरी ही होता है। Got my point? My dear 1.3. Collective nouns used either as plural और as singular. अब ये ज्यादा डेंजरस है जो मैंने कहा था। ये वो नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर के तौर पर भी यूज होते हैं और प्लूरल के तौर पे भी यूज होते हैं। Let me tell you how would you differentiate these singular nouns and plural nouns. अच्छा ये लिस्ट देखें, इसकी पूरी लिस्ट है। आर्मी से स्टार्ट करते हैं, ऑडियंस, फैमिली, टीम, कमिटी, क्लास एटसेट्रा। अच्छा डिपेंड किस पे करता है? मीनिंग्स पे डिपेंड करता है। मीनिंग्स पे डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर होंगे या कि प्लूरल होंगे। अच्छा थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, when the noun is used as a whole, अब ये अहम पॉइंट है, अगर तो वो एज अ होल यूज हो रहा है या वन यूनिट के तौर पे यूज हो रहा है, द वर्ब टेक्स द सिंगुलर फॉर्म। इफ द नाउन इज यूज्ड एज द इंडिविजुअल्स, ये अहम वर्ड है कि अगर इंडिविजुअल्स के तौर पे यूज हो रहा है तो हम जनाब सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे बल्कि प्लूरल वर्ब लेंगे। दैट मेक द कलेक्टिव द वर्ब टेक्स द प्लूरल फॉर्म। अच्छा एग्जाम्पल से समझ आएगी असल चीज। तो ये देखिए लिखा हुआ है, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द इंटरमिशन। अब इसमें एक ऐसा मैसेज इनकलकेटेड है जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये कहा जा रहा है कि जनाब ऑडियंस को कहा जा रहा है कि आप एक यूनिट के तौर पे कहा जा रहा है ना, तो उसको जनाब हम जो है वो इज के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन उसी ऑडियंस को नीचे देखें आप, द ऑडियंस आर लिसनिंग टू द बीथोवन सिम्फनी। अब ये जो है वो आर लग गया। तो अच्छा चलें, ये थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो। अगली एग्जांपल आसान है, इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखें, एक तो ये सेमीकोलन जो है यहाँ से उड़ाना पड़ेगा। द क्लास आर बिजी टेकिंग नोट्स। अब इसमें देखें द क्लास लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, द क्लास आर बिजी टेकिंग नोट्स। अब हमें ये देखना होगा कि यार ये जो आर है ये इंडिविजुअल के तौर पर लगा हुआ है कि हर एक स्टूडेंट लगा हुआ है उसमें। लेकिन नीचे वाली एग्जांपल में देखिए, द क्लास इज अ मॉडल वन। अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी होता ये है कि आप सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल डिक्लेयर करने से पहले
उसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि उसके कॉम्प्लीमेंट की क्या हैसियत है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी अगर आपको कभी ये कंफ्यूजन हो कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है और आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट फॉर अ व्हाइल विजिट इट्स कॉम्प्लीमेंट। नो, look at this complement, a model one. This complement straightforwardly telling you that I am singular. So इसका मतलब the class is also singular. So the verb is also singular. Fine. तो ये हमारा नेक्स्ट रूल था। नेक्स्ट 2 नंबर पे आ जाते हैं, पहला खत्म हो गया जी, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्कर्ड विथ नाउन्स एंडिंग इन एस। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एस पे खत्म होते हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर ही ये होता है, वो एस पे खत्म होते हैं। अब वो एस प्लूरल का नहीं होता, ये ज़हन में रखना, क्योंकि पेपर बनाने वाला इसी चीज का फायदा उठाता है कि स्टूडेंट्स एस को देखकर जो है वो बावले हो जाते हैं कि ना ये तो प्लूरल है। देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। द रेगुलर प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ई एस टू द बेस। ये वार्निंग है आपके लिए, बल्कि इसको मैं रेड करना चाहूंगा कि ये दरअसल स्टेटमेंट नहीं है, ये तो भाई वार्निंग है जिसको देखकर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक, quite a few nouns ending in s are uncountable. Some are treated as singular, some as plural, and some either as singular or plural. वो उस पर बात कर लेते हैं। देखें, they are mostly treated as singular. कौन कौन से? दो एग्जांपल्स दी गई हैं आपको। पहली, mumps is a kind of infectious disease. अब देखो mumps के साथ इस s लगा हुआ है। स्टूडेंट को जब ये s नजर आता है, they get confused and start thinking that whether it is singular or plural, and most of them commit mistakes and come up with an idea that yes, this is plural, so this is a mistake, and they would rather change it into r. हालांकि सेंटेंस पेपर के अंदर जो पैराग्राफ होता है उसमें सही लिखा होता है, और स्टूडेंट को 6 गलतियां निकालने का कहा जाता है, वो 7 निकाल के बैठा होता है, ओवर जनरलाइजेशन करता है। ऑलरेडी ठीक है, आगे चलते हैं। जनरली मीजल्स अकर इन चिल्ड्रन। इस एस को देखकर नहीं कंफ्यूज होना, ये इसका स्ट्रक्चरल एस है माय डियर। तो यहाँ अकर्स सही लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो अकर्स आएगा, अकर नहीं कह सकते। आई होप दिस पॉइंट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। कम टू 2.2. Now there are a couple of name of subjects that ends with ICS, maybe sometime S subject name, जैसे फिजिक्स आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या एक और सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ICS पे एंड होते हैं। ये भी कंफ्यूजन का बाइस बनते हैं और ये भी सिंगुलर होते हैं। अच्छा, पहला देखें, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। अच्छा, लेकिन इसको लेकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, इस तरह से कंफ्यूज किया जाएगा कि यहाँ पर इज की बजाय समटाइम आर भी करेक्ट होता है, लेकिन उसका एक रीजन है, उसकी एक रीजन है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। वो रीजन ये है कि अगर तो मैथमेटिक्स एज अ जनरल मैसेज के तौर पे यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने कहा जी कि मैथमेटिक्स जो है वो नंबर्स की स्टडी है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, आप एग्री करते हैं, हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि ये तो एक ट्रूथ है ना, जनरलाइज्ड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ये, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हमने इज लगा दिया, यही लगेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इन सब्जेक्ट्स को लेकर कोई सब्जेक्टिव मैसेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। अब उसकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मैथमेटिक्स भी खराब है, आपकी भी खराब है। तो ये यूनिवर्सल या एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको फेस करना पड़े तो आप समझ जाएं कि यहाँ आर लगा हुआ सही है।
अब आपको इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हुए अपने दिए हुए जो पेपर में पैराग्राफ आएगा, सी सेक्शन का पहला सवाल, आप फैसला करेंगे जनाब क्या सही है और क्या गलत है। तो ये मैं आपको बताता चलूं, हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस टॉपिक का नाम है। इस क्वेश्चन को लेके हम 5 से 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे ओवरऑल, जो साथ साथ में आपको पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर पढ़ाया करूंगा, एक जो है वो ग्रामर का टॉपिक जैसे ये पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाया करूंगा। अभी हम सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं, फिर नाउन और वर्ब पढ़ लेंगे, फिर आगे प्रोनाउन अग्रीमेंट पढ़ लेंगे, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है। इस तरह के सवाल अब हम पढ़ेंगे ग्रामर को लेकर। वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी और आइडेंटिफिकेशन थी वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, अब उससे अगली बेस हम रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखें नेक्स्ट 2.3 देखें, जियोग्राफिकल नेम्स एंडिंग इन एस। बहुत से जियोग्राफिकल नेम्स होते हैं जो एस पे एंड होते हैं, अब वो प्लूरल लिए जाते हैं, वो प्लूरल लिए जाते हैं। जैसे हिमालयाज है ना, हिमालयाज। अब उसमें हो सकता है कि एक माउंटेन ना हो, एक से ज्यादा माउंटेन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। या वेस्ट इंडीज है, ठीक। अब इनको देखकर आपने ये फैसला करना है कि ये प्लूरल होते हैं। स्टेटमेंट पढ़े ना, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे आर यूजुअली यूज्ड प्लूरल एक्सेप्ट अ फ्यू कंट्रीज नेम्स, जो कि आगे आएंगे किसी न किसी पॉइंट में। फिलहाल हम इनको देखते हैं। Now, you can witness with me the first example, that is, the Himalayas have magnificent variety of plant and animal life. अब इस हिमालयाज के साथ दा लगा हुआ है, ये एक अलग स्टोरी है, ये क्यों लगा है। और इस वेस्ट इंडीज के साथ दा लगा हुआ है, ये एक अलग स्टोरी है, जो कि मैं आर्टिकल के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कि ये दा क्यों लगा हुआ है। क्योंकि आपको इसी क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल्स की मिस्टेक्स भी दी हुई होती हैं जो आपने करेक्ट करनी होती हैं। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम ओवरलुक करते हुए जंप करते हैं इस हैव पे और देखते हैं कि यार ये हैव बिल्कुल करेक्ट प्लेस्ड हुआ है। एंड likewise the following example also unfolds that this r is here for a reason, right? तो ये भी आपको पता लग गया। Now the last topic of today's discussion is this 2.4। क्या है जी 2.4 क्या बताता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एस पर एंड होते हैं, एस पर एंड होते हैं। ठीक, लिखते हैं, देखते हैं क्या है ये। नेम्स फॉर थिंग्स मेड ऑफ टू पार्ट्स सच एज सीजर्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स वगैरह और भी हैं, कुछ दिए हैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे। ये प्लूरल लिए जाते हैं। सीजर्स, ये स्ट्रक्चरल एस नहीं है। असल वर्ड पता क्या होता है, असल वर्ड ये होता है सीजर। ठीक है, असल वर्ड सीजर है, एस डेलिबरेटली लगाया गया है इसको प्लूरल बनाने के लिए। ये जो ग्लासेस आप पहनते हैं, अल्लाह ना करे किसी को लगे, लेकिन ग्लास असल वर्ड है। ठीक है, इसी तरह ट्राउजर बाकायदा इसको प्लूरल बनाया गया है, इसी तरह ये शॉर्ट। ठीक, अगर हम इसमें से एस हटा दें तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिंगल पीस है, और अगर हम इसके साथ एस लगा दें तो इसका मतलब पेयर है पूरा, एटसेट्रा यूज एज प्लूरल। एग्जांपल देखें, हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न। अब हम तो ये समझते हैं कि ट्राउजर तो यार एक ही चीज है, लेकिन नहीं, उस ट्राउजर के दो हिस्से हैं। आई होप यू आर गेटिंग। सीजर्स भी ऐसे ही है, सीजर के भी दो पार्ट्स होते हैं ना, दो पीस होते हैं, क्रॉस जो उसको कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे वो क्या कह रहा है, nouns usually taking plural endings such as arms, clothes, contents, goods, etc. are used as plural। ये भी वही चीज है। his wages often result, अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ s लग जाता है कि नहीं, तो ये रीजन जो है वो इसमें आ गई। तो अच्छा अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, आप लोगों मुझे क्वेश्चन भी देखने हैं। कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तो मैंने बता दिया था। इन 2.2 the second example has singular subject but we use are
as helping verb, please explain. Jury is collective noun, what will we use? Is, jury के साथ is use होता है. Jury is divided, R नहीं होता. 2.2 आप कौन सा कह रहे हैं, मैं देख लेता हूँ. 2.2 जस्ट अ व्हाइल. ये है, तो मैंने ये बताया ना, ये तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि मैथमेटिक्स में इज आया है और यहाँ पे आर आया है. ये नहीं समझ आई थी आपको? मुझे बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो वरीज. वरना मैंने इस पे तो बड़ी डिटेल के साथ बात की है. किसी को अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे, आई विल एक्सप्लेन, नो वरी. सो जनाब अली, ये जो सारा हमारा आज का सेशन था, आई होप सो कि आपके लिए जो है वो ये फ्रूटफुल रहा होगा. अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि अगर कोई आगे पॉइंट है जिसको मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं करता हूँ. अगर मुझे लगे कि यहाँ एंड करना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूंगा, बिकॉज दिस इज वेल द थर्ड पॉइंट है ना. थर्ड पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू टुमारो, नॉट ऑन टुमारो, इन फैक्ट ऑन मंडे. अल्लाह हाफिज.